तो अभी स्टार्ट करते हैं एसिडोसिस एंड एल्कलोसिस। ठीक है, तो एसिडोसिस एंड एल्कलोसिस बेसिकली क्या होता है, हमारे बॉडी में जो होता है, बेसिकली हमारे बॉडी में जितने सारे मतलब जितने पीएच होता है ना हमारे बॉडी में, पहले ये देख लेते हैं कि एसिडोसिस और एल्कलोसिस किसको बोलते हैं। ठीक है, एटलीस्ट बेसिक्स पहले देख लेते हैं कि नॉर्मल जो पीएच स्केल होता है, आई होप सबको ये वाला पता होगा कि जो 7 होता है इट इज द न्यूट्रल, एंड जितना हम लोग पहले जाएंगे 7 से वो होता है एसिडिक। ठीक है, एंड अगर 7 से पीएच अगर ज्यादा बढ़ते रहे तो वो उतना ही बेसिक होगा। इतना याद रखना कि 7, ये तो सबको पता ही होगा, एसिडिक जो होगा जितना कम पीएच लेवल होगा उतना ज्यादा एसिडिक, एंड पीएच जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा बेसिक होगा। ठीक है, तो सपोज एक कोई बेसिकली इसमें क्या होता है, सबसे पहले ये देखो। ठीक है, एसिडिक कंडीशन में क्या होता है, H प्लस आयन ज्यादा होते हैं। उस कोई एक सॉल्यूशन में मान लो अगर कोई H प्लस आयन ज्यादा मिले तो वो क्या होता है, एसिडिक होता है। कोई एक सॉल्यूशन में मान लो OH नेगेटिव आयन ज्यादा हो तो वो क्या होता है, बेस होता है। ठीक है, अब ये याद रखना है, यहाँ पे वैल्यूज तुम लोग को भाई हार्ट याद रखना है। जो नॉर्मल ब्लड का पीएच होता है इट इज 7.35 टू 7.45। नॉर्मल ब्लड पीएच इज 7.35 टू 7.45। अगर मान लो ब्लड का पीएच 7.35 से अगर कम होता है तो क्या हो जाएगा, एसिडोसिस कंडीशन। ठीक है, एंड अगर पीएच 7.45 से ज्यादा होगा इट इज कंडीशन ऑफ एल्कलोसिस। ओके, क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं PCO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। नॉर्मली PCO2 जो लेवल्स हम लोग देखते हैं उसका नॉर्मल वैल्यू कितना है, 35 टू 45 mm of Hg। ये याद रखना है, तभी आगे का चीजें याद रहेगा। बाइकार्बोनेट का कितना, आयन का कितना नॉर्मल वैल्यूज रहता है, 20 टू 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, एंड PO2 का 80 टू 100 mm of Hg रहता है। ठीक है, तो ये जो 4 वैल्यूज है वो याद रखना है। ठीक है, अभी ये याद रखना है कि CO2 जो गैस होता है, CO2 जो गैस होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है, यानी इज एसिडिक इन नेचर, ये याद रखना है। ठीक है, और जो CO2 होता है वो एक रेस्पिरेटरी इंडिकेटर है, और जो बाइकार्बोनेट होता है वो एक मेटाबॉलिक इंडिकेटर है। तो अभी ये देख लो कि एसिडोसिस और एल्कलोसिस हम लोग 4 टाइप्स का होता है मेनली, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। ठीक है, जो CO2 गैस होता है वो एक रेस्पिरेटरी इंडिकेटर होता है। ठीक है, अब मेटाबॉलिक इंडिकेटर कौन सा होता है, बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है, आगे और क्लियर होगा। अभी ये याद रखना है कि हमारे बॉडी में क्या होता है ना कि एसिड और बेस का बैलेंस बॉडी में ठीक तरीके से हो, उसमें हमारा एक मैकेनिज्म चलता है बॉडी में जो कि नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चलता है। अगर बॉडी में अगर ये मैकेनिज्म अगर काम नहीं करेगा तो एक पेशेंट क्या होगा, उसमें एसिडोसिस हो सकता है या एल्कलोसिस हो सकता है। तो बॉडी में क्या होता है, एक फिजियोलॉजिकल वे में एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म चलता है एसिड बेस बैलेंस का। ठीक है, फॉर मेंटेनिंग ऑफ होमियोस्टेसिस इन आवर बॉडी। ठीक है, तो ये रेगुलेटरी मैकेनिज्म 4 काइंड ऑफ होता है हमारे बॉडी में, जिससे ये एसिड बेस बैलेंस हमारे बॉडी में इक्विलिब्रियम कंडीशन में मेंटेन रहे। तो सबसे पहला सिस्टम जो काम करता है हमारे बॉडी में इज द बफर सिस्टम। ये फास्टेस्ट एक्टिंग मैकेनिज्म होता है। अगर मान लो बॉडी में अगर पीएच लेवल कम है या ज्यादा है, या फिर CO2 लेवल्स कम या ज्यादा है, तो ये बफर सिस्टम एक्ट करता है ताकि हमारे बॉडी में जो एल्कोलोसिस या एसिडोसिस कंडीशन हो रहा है इसको मेंटेन कर पाए। ठीक है, तो बफर सिस्टम इज द फास्टेस्ट एक्टिंग मैकेनिज्म विच कंज्यूम्स फास्टली। ये क्या होता है, जब ऐसा क्राइसिस आता है बॉडी में तो ये बहुत फास्ट एक्ट करता है, और ये फास्ट एक्ट करने की वजह से ये ज्यादा कंज्यूम हो जाता है बफर सिस्टम। तो सपोज एक एग्जांपल देख लो, अगर बॉडी में एक एसिडोसिस कंडीशन हो रहा है, ठीक है, उसमें क्या होगा, बॉडी में क्या होगा, एसिडोसिस कंडीशन में क्या होगा, H प्लस आयंस बॉडी में रिलीज होगा ज्यादा करके, ताकि क्या होगा, रिलीज ज्यादा होगा तो उसमें क्या होगा, पीएच कम होने लगेगा। अभी H प्लस आयंस क्या होगा, बॉडी में ज्यादा रिलीज होगा, डोनेट होगा, जिसकी वजह से वो लंग्स में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, इट इज एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये अभी इतना क्लियर नहीं होगा, आगे और क्लियर होगा, देखते हैं हम लोग लंग्स में। अभी इतना बस याद रखो कि बफर सिस्टम एक्ट करता है बॉडी में जब कोई एक एसिडोसिस या अल्कोलोसिस कंडीशन हो, टू मेंटेन द होमोस्टेसिस ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट आता है लंग्स। तो लंग्स क्या करता है, लंग्स भी एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म है इन आवर बॉडी जो कि मेंटेन करता है एसिड बेस बैलेंस का। तो लंग्स कैसे काम करता है देखो,
अब मान लो नॉर्मली क्या होता है, लंग्स में हमारा ऑक्सीजन इनहेल करता है और CO2 को बाहर निकालता है लंग्स, ठीक है। साथ में साथ क्या करता है, H2O वाटर को भी लंग्स बाहर निकालता है बॉडी में और ऑक्सीजन को अंदर लेता है। तो अगर मान लो H2O को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो H+ एंड OH- होगा, ठीक है। और मैंने क्या बोला पहले कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक काइंड ऑफ एसिडिक गैस है, ठीक है। सो मान लो अगर इन केस ऑफ एसिडोसिस पेशेंट है या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कंडीशन पेशेंट है, ठीक है, उन पेशेंट में क्या होगा, उन पेशेंट में क्या होगा, H+ आयंस और CO2 आयंस क्या होगा, लंग्स क्या करेगा, मान लो एसिडोसिस कंडीशन है उनमें क्या होगा, बॉडी में H+ आयन ज्यादा मिलेगा, H+ आयन ज्यादा मिलेगा क्योंकि इसलिए तो एसिडोसिस कंडीशन हो रहा है। तो लंग्स क्या करेगा, ये जो H+ आयंस है ये क्या करेगा, H+ आयंस को बाहर निकालने का कोशिश करेगा टू मेंटेन होमियोस्टेसिस, ठीक है। सो इन केस ऑफ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस क्या होता है, रेस्पिरेटरी रेट ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि जो लंग्स है वो चाहेगा जो H+ आयंस है उसको बॉडी से बाहर निकालने को ट्राई करेगा। इसलिए क्या होता है, उन सारे पेशेंट में जिनको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कंडीशन है उसमें क्या होगा, रेस्पिरेटरी रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा वो सारे पेशेंट का, ताकि जो सारे H+ आयंस है, जो H+ आयंस एसिडोसिस करा रहा है वो लंग से बाहर निकल जाए, ताकि क्या होगा, बॉडी में इक्विलिब्रियम कंडीशन मेंटेन हो जाए। तो उन सारे पेशेंट में रेस्पिरेटरी रेट ज्यादा मिलेगा बिकॉज द लंग्स विल ट्राई टू गिव आउट दिस CO2 एंड H+ गैस, क्योंकि CO2 इज ऑल्सो एन एसिडिक गैस, ठीक है, जिसकी वजह से CO2 को बाहर निकालेगा ताकि जो एसिडोसिस कंडीशन हो गया है उसको इक्विलिब्रियम कंडीशन में ले आए। और H+ आयन जो है, सिंस इट इज ऑल्सो एन एसिडिक गैस और लंग्स क्या काम करता है, CO2 एंड H2O को बाहर निकालता है, इसलिए जो बॉडी में एसिडोसिस मेटाबॉलिक या सॉरी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कंडीशन हो रहा है उसको मेंटेन करने के लिए बॉडी से बाहर निकालेगा और उस सारे पेशेंट को रेस्पिरेटरी रेट बहुत ज्यादा मिलेगा, ठीक है। इतना क्लियर है? हाँ भैया। ओके, ये तो हो गया लंग्स क्या करता है, लंग्स का क्या रोल है। अब अगर हम लोग इसका ऑपोजिट सिनेरियो सोचते हैं कि मान लो कोई पेशेंट का एल्कोलोसिस कंडीशन है, ठीक है, एल्कोलोसिस कंडीशन में क्या होगा, ठीक है, उस पेशेंट में रेस्पिरेटरी लोड क्या होता है, स्लो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, CO2 एंड H2O तो बॉडी में रह रहा है और रेस्पिरेटरी स्लो डाउन होगा, CO2 रिटेन हो जाएगा, क्योंकि इसका ऑपोजिट है ना, कि एसिडोसिस में क्या हो रहा है, CO2 और H2O को लंग्स बाहर निकाल रहा है, बट वहीं पे क्या होगा, एल्कोलिसिस कंडीशन हो रहा है तो उन सारे पेशेंट में क्या होता है, रेस्पिरेटरी स्लो हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, रिटेन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी रेट असेस करने के लिए हम लोग, मतलब रेस्पिरेटरी रेट इज एन लाइक रेस्पिरेटरी असेसमेंट इज वेरी मच नेसेसरी, ये समझने के लिए वेदर पेशेंट को रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या एल्कोलिसिस हो रहा है। अगर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हुआ तो उसमें ये समझना है कि लंग्स क्या कर रहा है, मेंटेन करने के लिए CO2 और H2O जो कि एक यानी H+ आयन जो कि एक एसिडिक इन नेचर होता है, एसिडिक गैस होता है CO2, उसको बाहर निकालने के लिए अपना बॉडी रेस्पिरेटरी रेट हाई कर रहा है जिससे CO2 एंड H+ गैस निकल जाए, तो इट इज अ कंडीशन ऑफ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। वही रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस कंडीशन वो होता है जहां पे रेस्पिरेशन रेट कम हो जाता है, CO2 गैस क्या होता है, रिटेन्ड होता है, ठीक है। तो इस कंडीशन ये वाला कंडीशन होता है रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। आई होप ये वाला क्लियर है सबको, लंग्स वाला कंडीशन, लंग कैसे मेंटेन कर रहा है, एसिडोसिस और हाँ भैया। एल्कलोसिस वाला कंडीशन। अब नंबर थर्ड आते हैं किडनी के बारे में। तो हाँ भैया। किडनी भी एक लाइक इम्पोर्टेंट काम करता है फॉर मेंटेनिंग द एसिडोसिस एंड एल्कोलोसिस वाला कंडीशन, टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम कंडीशन इन आवर बॉडी। सबसे पहले हम लोग ने बफर देखा, सेकंड हम लोग ने लंग्स का काम देखा, थर्ड अब आते हैं किडनी का क्या रोल रहता है। किडनी क्या करता है, बहुत लेट काम करता है, इट एक्ट्स लेट।